हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट क्लास में डियर हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था अपने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल डिजाइन। ओके डियर, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। तो इसमें डियर हमने डिस्कस करा था कि जो हमारा स्ट्रक्चरल स्टील है वो क्यों यूज हो रहा है, कहाँ से यूज हो रहा है, किस टाइप से इसके एडवांटेज होते हैं, किस टाइप से डिसएडवांटेज होते हैं इसके। और हमने देखा था कि आयरन, जो आयरन हमारा माइल्ड स्टील में यूज होता है, स्ट्रक्चरल स्टील में वो कहाँ से आता है। तो कहाँ से आया था डियर? वो हमारा आया था, आयरन जो आया था वो हमारा नेचुरल फॉर्म में पिग आयरन में होता है। तो पिग आयरन से हमारा उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज किया तो क्या बन गया था? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज को हमने इनहेंस किया तो क्या बना हमारा? रोट आयरन। रोट आयरन की प्रॉपर्टीज को जब हमने डेवलप किया, थोड़ा मॉडिफाइड किया तो माइल्ड स्टील बन गया। अब जब माइल्ड स्टील बन गया तो उसकी बस वेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है उसको हमने इंक्रीज कर दिया। जब हमने उसको इंक्रीज कर दिया तो देखा कि ये वेल्ड होने के फॉर्म में, रोल्ड फॉर्म में हो गया हमारा, तो उसको हमने बोल दिया स्ट्रक्चरल स्टील। ओके डियर, अब हम अपने स्टील सब्जेक्ट में इसी के बारे में बात करेंगे। जब भी हम नाम लेंगे स्टील तो वो कौन सा स्टील होगा आपका डियर? स्ट्रक्चरल स्टील होगा आपका। ओके डियर, तो यहां से हम करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं, बिना 1 मिनट टाइम आप वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डियर हम एक बात आपसे कह रहे हैं कि जितने भी जो भी बच्चे देख रहे हो, सारे बच्चे, ये जो क्लास का लिंक है, हमारे लेक्चर का लिंक, वो फटाफट आप अपने जहां भी सिविल कम्युनिटी है, सिविल ग्रुप के बच्चे हैं, वहां पे अपने फ्रेंड के पास आप क्या करिए, इसको फटाफट अपना शेयर कर दीजिए। कैसे? आप अपना व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी वेरियस टाइप के आपके सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कर दीजिए लिंक को। और शेयर करने के साथ साथ क्या करिए? लाइक कर दीजिए। ओके डियर, और जितने भी यहाँ नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे और आप क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहें। ओके डियर, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का, और आप शेयर कर दीजिए लिंक फटाफट। ओके डियर, तो आप अपनी, जो हमने बताया था आपको कि आप लेक्चर में आने से पहले आप अपने नोट्स को 5 मिनट रिवीजन करके आएंगे। तो आपने नोट्स रिवीजन किया है ना? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स खोल लीजिए अपनी और लिखिए यहाँ से। एक नए हम टॉपिक के बारे में चल रहे हैं अपने स्ट्रक्चरल स्टील में। क्या टॉपिक का नाम है हमारा? मैकेनिकल, क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, किसकी देख रहे हैं डियर? हम देख रहे हैं स्टील की। तो स्टील की हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और ये स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है तो इसे अगर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बोल दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हम स्टील यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसके स्टील की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी है। क्या है डियर? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे। तो ये एग्जाम में आजकल जो दिख रहा है हमारा, वो किस नाम से दिख रहा है? ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो ये हमारे दिख रहे हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के नाम से, ना कि मैकेनिकल। मैकेनिकल कभी कभार पूछ देता है, लेकिन इंजीनियरिंग ज्यादा नाम से पूछता है इसको। ओके डियर, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें देखेंगे डियर हम फर्स्टली कि फर्स्ट आपका क्या बनेगा, कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी आपकी स्टील की। तो फर्स्टली हमने देखा डियर यहाँ पे डेंसिटी। क्या देखा डियर? डेंसिटी। तो डेंसिटी में देखा हमने डियर, डेंसिटी में देखा कि इसको समटाइम और किस नाम से बुलाते हैं डेंसिटी को? इसको यूनिट वेट बोलते हैं। क्या डियर? यूनिट वेट। क्या? यूनिट वेट। यूनिट वेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यूनिट वेट जो होता है हमारा वो स्ट्रक्चरल स्टील का, वो कितना होता है? यूनिट वेट। ओके डियर, तो यहाँ ये मास अपान क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है डियर? मास अपान, इसको हम रो से दिखाते हैं, रो से प्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है हमारा? रो क्या होता है हमारी? डेंसिटी हो गई, यूनिट वेट हो गया। किसकी? स्टील की पढ़ रहे हैं। स्टील में किसकी पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चरल स्टील की हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम। ओके डियर, ये चीज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मिलेगा, सोम में भी मिलेगा, आरसीसी में भी मिलेगा, स्टील में भी, और आपको मैकेनिक्स में भी मिलेगी ये टॉपिक पढ़ने को। तो यहाँ पे हमने देखा कि मास अपॉन वॉल्यूम, तो अब इसकी जो आपकी यूनिट होगी वो भी तो कुछ होगी ना, कि ऐसे ही हम डेंसिटी ले लेंगे,
ऐसे थोड़ी हम डेंसिटी ले सकते हैं, इसकी यूनिट देखा हमने, तो यूनिट के लिए डियर हमने देखा इसकी, इसको रो से दिखाते हैं। और इसकी जो स्टील की यूनिट होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे 7850 kg पर मीटर क्यूब, 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है ये। अब सम टाइम इसको जब हम यूनिट चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया, तो कौन सी यूनिट बन गई यहाँ पे हमारी 78.50, क्या हो गया, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या हो गया डियर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गई है हमारी वैल्यू। तो यहां से देखेंगे, अब इसको क्या भी बोलते हैं हम, समटाइम गामा भी बोलते हैं इसको। अगर गामा बोल दिया तो ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाए कि ये डेंसिटी नहीं है। ओके डियर, तो सॉइल में अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो डेंसिटी को गामा से आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ओके डियर, तो ये चीजें आपने देख लिया यहाँ पे देखा आपने। अब जैसे कि प्रॉपर्टीज हमने देख ली, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये कभी आपने सोचा अपने दिमाग से कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए हमें कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी आपका ये होता है कि कितने एरिया में आपका कितना सॉलिड पार्ट है, कितना सॉलिड पार्ट है, उसको जब आप निकालोगे, मेजर करोगे यूनिट के थ्रू, किसके, केजी पर मीटर क्यूब। केजी आपका क्या हो गया, मास हो गया, और मीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ओके डियर, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है। सेकंड में देखा हमने यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या डियर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें डियर ये देखेंगे कि इसको हम दिखाते हैं अल्फा से, और किस एक्सपेंशन की बात हम कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं। ओके डियर, तो यहां हम लिख दिया कि लीनियर कोफिशिएंट। क्या डियर, लीनियर कोफिशिएंट। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कितनी वैल्यू हमारी आती है। तो इसके लिए आपने देखा कि ये आपके जो कंक्रीट होती है और स्टील होती है, अप्रोक्सीमेटली ये सेम होती है, हमारी थर्मल एक्सपेंशन सेम होती है। तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू हमने देखा, इसको अल्फा से दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अल्फा इक्वल टू यहाँ होता है 12 इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू आपको रट लेनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके होते हैं। ओके डियर, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, थर्ड की तरफ। अब इसमें देखा थर्ड में डियर हमने कि यंग्स मॉडुलस। क्या डियर, यंग्स मॉडुलस। क्या डियर, यंग्स मॉडुलस। और इसको किस नाम से और बुलाते हैं, या और में लिख लीजिए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस को। तो यहाँ पे और में देखा हमने कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसको किस चीज से हम प्रेजेंट करते हैं, इसको हमने देखा y से भी करते हैं और समटाइम e से भी करते हैं। ओके डियर, तो यहाँ पे हम वैल्यू, एवरेज वैल्यू भी देखेंगे और अप्रोक्स वैल्यू देखेंगे जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, y लिख दिया या और लिख दिया e। क्या डियर, y और e। तो इसकी जो हम रेंज वाली वैल्यू देख रहे हैं वो कितनी आएगी हमारी, इसकी रेंज वाली 2.0। कितनी डियर, आप नोट करते रहिए हमारे साथ, 2.0 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये यहां से 2 कहां तक जाएगा आपका, 2.18 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही रहेगी। ओके डियर, ये अगर न्यूमेरिकल हमें लगाना है, वहां पे छोटे छोटे से हमारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसके लिए हमको ये एवरेज वाली वैल्यू थोड़ी लेकर चलेंगे, हमको तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हमने देखा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू यहां से देख लिया हमने, न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगा तो 2 इंटू 10 के पावर 5 लेंगे। किसकी वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस, y हो चाहे e हो आपकी वैल्यू। ओके डियर, अब यही आपको मीटर में बोल दिया, तो क्या करोगे आप,
यहाँ पे बस क्या करोगे कि 2 इंटू 10 की पावर 11 कर दोगे आप। ये क्या आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी वैल्यू। अगर यही वैल्यू आपको गीगा पास्कल में या मेगा पास्कल में मांग रहा है, ओके, तो कितना आएगा 200, यहाँ पे 200 गीगा पास्कल। ओके डियर, 200 गीगा पास्कल ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ आपकी, ये हो जाएगी। ओके डियर, यहाँ आपने देख लिया अच्छे से, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में हम इजीली के हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को लेते हैं हम 2 इंटू 10 की पावर 5 वाली वैल्यू से लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सी प्रॉपर्टीज आती है। तो 4 प्रॉपर्टीज जो हमारी है लास्ट वाली सबसे, वो कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई हमारी, ये प्रॉपर्टी जो है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। तो ये वैल्यू आपने देखा होगा कि पॉइजन्स रेशियो जो है आपको, इसको किससे दिखाते हैं हम, इसको हम म्यू से दिखाते हैं, म्यू से प्रेजेंट करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखेंगे डियर, पॉइजन्स रेशियो में हम ये देखेंगे कि ये क्या होता है, ये आप पढ़े होगे फिजिक्स वगैरह में, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में पढ़े होगे, तो आप वहां से पढ़े होगे। बताइए क्या होता है ये, तो ये होता है आपका माइनस में लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आप पढ़ चुके हो, स्वयं में भी पढ़े होगे, मैकेनिक्स में भी पढ़े होगे आप। ओके डियर, तो यहाँ से जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। अब जब म्यू की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया कि 0.3 है, जब म्यू की वैल्यू 0.3 है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा निकलना शुरू होता है कि म्यू की वैल्यू 0.3 है, तो वो कौन सा रेंज में है आपके, तो कौन से रेंज में है डियर आपके यहाँ, इलास्टिक रेंज में, इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज। ओके डियर, अगर यही म्यू की वैल्यू जस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, यहाँ म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0.5, तो 0.5 हो गई आपकी, तो कौन सी आपके जोन में चला गया, प्लास्टिक रेंज। ओके डियर, प्लास्टिक रेंज में चला गया। अब हम देखते हैं यहां से कि एक कर्व बना के पूछता है, कैसे, इधर आइए आप देखिए यहाँ पे कर्व, ऐसे इस टाइप से आपको कर्व बना देगा एग्जाम में हमारे, और पूछेगा क्या, ये हमारा पूछेगा ऐसे यहाँ से और ऐसे इस टाइप से भी पूछेगा हमारा। तो ये जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, इलास्टिक जोन हो गया, क्या हो गया, इलास्टिक, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक। ओके डियर, और इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब इसको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ये कौन सा कर्व है हमारा, तो ये हमारा है इलास्टो प्लास्टिक, इलास्टो प्लास्टिक। ओके डियर, अब एग्जाम में हमारे इसी कर्व को एक दूसरे टाइप से बनाता है, किस टाइप से, ये देखिए। अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं बुक में आपको कभी नहीं क्लियर करेगा कि इस टाइप से नहीं, इस टाइप से कर्व होता है। एग्जाम में हमारे जो पूछता है वो इस टाइप से होता है, यहाँ पे वो इस टाइप से ऐसे होता है, और यहाँ पे जो होता है ये आपका, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है आपका, इलास्टिक होता है। कैसे होता है डियर, इलास्टिक। ये यहाँ तक की वैल्यू आपकी इलास्टिक होती है, और फिर धीरे धीरे क्या होती जाती है आपके ऊपर की वैल्यू, ये प्लास्टिक होती जाती है, यहाँ से ये प्लास्टिक। और इसको जब मिला के हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलास्टो प्लास्टिक। इससे क्वेश्चन हमारे गेट तक में आए हुए हैं। ओके डियर, गेट तक में पीएसयू वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलएमआरसी में भी आपके क्वेश्चन यहीं से आए थे, यही ग्राफ आपका था, पूछा था। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो गड़बड़ करके आ गए थे, जिनको पता होगा वो सही लगा के आए होंगे यहाँ पे। ओके डियर, तो यहाँ से हमने देख लिया कि पॉइजन रेशियो के लिए ये कर्व बनता है, और यही अगर फॉर्मूले के थ्रू हमको निकालना रहे तो किस टाइप से हम निकालेंगे। तो आइए हम फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला देखते हैं, इधर जगह थोड़ा सा बनाते हुए हम देखते हैं बोर्ड पे अपने, इधर ये जगह अच्छी नहीं लग रही है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे इस तरीके से कट किया, और यहाँ देखा आपको कि अगर E की वैल्यू, अगर E जो है E इक्वल टू कितना हो जाए यहाँ पे 2G1 प्लस म्यू, तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपको फाइंड करने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे है आपका 3K1 माइनस 2 म्यू।
एक ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको एकदम रट के पी जाना होगा, क्योंकि यहां से आपके एसओएम के इतने न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे ना, पूरा स्ट्रेन एनर्जी, पूरा स्ट्रेस एनर्जी, पूरा एकदम से आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सब इसी पे टिका हुआ है। और कहीं 3-4 चैप्टर यहाँ से स्वयं के आपके निकलेंगे इस फॉर्मूले से आपके। इसलिए आपको इसको क्या करना है, इसको एकदम घोल के पी जाना है आपको, इस फॉर्मूले को हमको। ओके डियर, ये 2 फॉर्मूले हमारे हैं। अब इसमें आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि ई की वैल्यू तो हमको पता चल जाएगी, म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। म्यू जिसके लिए गिवन होगा, तो हम यहाँ इलास्टिक के लिए लेकर चलेंगे 0.3 वैल्यू। तो आइए हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे वेयर में देखते हैं क्या क्या वैल्यू है। वेयर में यहाँ डियर हमने देखा कि जी की वैल्यू देखते हैं। जी क्या होता है यहाँ पे, तो जी जो होता है डियर यहाँ पे क्या होता है, ये जी का जो होता है ये मॉडुलस क्या है, शियर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको 2 नाम से बोलते हैं, क्या, शियर मॉडुलस, या और में इसका और क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या डियर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि ये वाला फॉर्मूला उठाया। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, E = 2G1 + म्यू। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ से टेक कर लिया। अब क्या किया, इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया अपना दिमाग, इधर जी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा, इसको इधर उधर किया फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, E/, में क्या आएगा, 2(1 + म्यू। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। E की वैल्यू कितनी हमने बोली थी न्यूमेरिकल में लेने के लिए, 2 × 10⁵। अब 2 हो गया यहाँ, 1 + म्यू। म्यू की वैल्यू हमने क्या बोला था, 0.3 इलास्टिक रेंज के लिए हम यहाँ निकालेंगे, तो 0.3 ले लिया यहाँ पे। अब इसको आप जब कैल्शियम में वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आएगी वैल्यू कितनी यहाँ पे, जी की वैल्यू जो आएगी आपकी 1, जी की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से कम होगी। कितनी होगी, 1 से हमेशा कम होगी। 0.769 × 10⁵ Nm²। ओके डियर, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू पूछती है तो ये है जो सॉल्व करके आता है, ये वैल्यू आती है। और ऑप्शन में आपके ये भी वैल्यू रहेगी और एवरेज वैल्यू रहेगी। तो आपको कैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो जो हम एवरेज वैल्यू अभी लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जी एवरेज। ओके डियर, जी एवरेज वैल्यू के लिए ये क्या है, आपका एग्जैक्ट वैल्यू है। इसको आप लर्न कर लो एकदम, इसमें कोई 2 वाली बात नहीं है। अब जो एवरेज वाली वैल्यू हमारी आती है, एवरेज वाली वैल्यू के लिए देखते हैं यहाँ पे कि 0.84 × 10⁵ Nm², या 2 0.98 × 10⁵ Nm²। ये वैल्यू, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आपके एवरेज, अगर जी एवरेज करके पूछा है तब इसके बीच की वैल्यू लोगे। इसके बीच की वैल्यू अगर आप लोगे तो जैसे 84 0.84 है तो 0.5 दे देगा, तब भी वो सही रहेगा। इसके बीच की वैल्यू तक हम निकाल लेंगे। ओके डियर, अगर आपके जी की वैल्यू केवल पूछ रहा है शियर मॉडुलस, उसमें एवरेज नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या जी की वैल्यू लेंगे। इस चीज को आप यहीं से क्लियर करके चलो। ओके डियर, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं हमारे। अब यहाँ आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम के की वैल्यू के लिए। तो के की वैल्यू कहाँ है, के कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। तो के की वैल्यू किस तरीके से हम यहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ देखो हमने के लिए फॉर्मूला कौन सा लिया यहाँ पे, E = 3k1 - 2 म्यू। अब इस फॉर्मूले से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया इस फॉर्मूले के लिए कि क्या निकालना है, के = तो E/3 ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू, ये आ जाएगी हमारी। अब यहां से हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि 2 × 10⁵ E की वैल्यू लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू, और यहाँ पे 3 1 - 2 म्यू की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.3। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इतना आ जाएगा आपका 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 1.2।
यहाँ पे आ जाएगा कितना 0.6, माइनस करोगे 0.4, 0.4 आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 की, कितनी आ जाएगी 1.2 वैल्यू आ जाएगी। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपकी आने वाली है 1.6 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके डियर, अब ये सब वैल्यू जो है ना आपको ओरली लर्न होना चाहिए, जब तक लर्न नहीं होगा तब तक आपका काम अधूरे में है यहाँ पे। ओके डियर, ये वैल्यू आपको किस तरीके से आई है अच्छे से समझ में आया है, बिल्कुल एक एक चीज हमने क्लियर किया है यहाँ पे, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके डियर, तो ये चीजें हमने देख ली और कि किस तरीके से हमारी जी की वैल्यू निकलती है और के जो क्या है हमारा, के का नाम क्या होता है यहाँ पे, तो हम के का यहाँ देखते हैं कि के का नाम क्या होता है, बल्क मॉडुलस। क्या डियर, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ओके डियर, बल्क मॉडुलस होता है के ओके डियर, यहाँ हमने ये चीजें देख ली। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे प्रॉपर्टीज, इसकी स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज यहीं पे हमारी खत्म होती है। कितने टाइप से आ गई हमारी स्ट्रक्चरल स्टील, 4 टाइप से। इसी 4 टाइप को हमको रट के रखना है, बिल्कुल आगे यही काम देगा हमारा। ओके डियर, अब देखते हैं कि जब हमको प्रॉपर्टीज पता चल गई तो कुछ कोड और कुछ ग्रेड भी दिए होंगे ना आगे। तो आइए कोड के लिए देखते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टील के लिए कौन से रोल्ड कोड दिए गए हैं। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं यहाँ रोल्ड स्टील के लिए, यहाँ इस टाइप से ऐसे जगह बनाते हैं और यहाँ देखते हैं हम रोल्ड स्टील के लिए क्या देखेंगे हम यहाँ पे, कोड। रोल्ड स्टील के लिए क्या देखेंगे, कोड। कुछ सर्टेन कोड इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रोवाइड किया है जिसका नाम है, हमारा सिर्फ नाम जानना है और उनके बारे में नहीं जानना क्योंकि यूज ही नहीं है हमको स्टील वाला कोड यूज करेंगे, ना कि रोल्ड स्टील कोड यूज करेंगे। ओके डियर, इसमें क्या है आपकी कि ये प्रॉपर्टीज दिखाई गई है और प्रॉपर्टीज खोल के हम एक एक वैल्यू आपको बताते गए हैं। ओके डियर, तो यहाँ पे आपका आएगा इंडियन स्टैंडर्ड 2062 और फिर दूसरा आपका क्या आएगा, इंडियन स्टैंडर्ड 961। फिर नेक्स्ट आपका इंडियन स्टैंडर्ड, इसको आप लर्न कर लीजिए, लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको बस केवल एक तरफ देखने की जरूरत है, 1977। और एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिससे कि आपको कभी कभी पूछ देता है आपके, जैसे कि जो इरिगेशन वगैरह के एग्जाम आते हैं उसमें पूछ देता है, क्योंकि यहीं से जो होता है चैनल वगैरह में आपके वहां पे जो आपके पार्ट बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। क्या आता है आपका यहाँ पे 8500 ये कोड। ओके डियर, तो ये इस कोड के अकॉर्डिंग और 1977 कोड के अकॉर्डिंग और 2062 कोड के अकॉर्डिंग ये क्या हुई है, इतनी प्रॉपर्टी जनरेट हुई है हमारी स्टील के लिए, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए। ओके डियर, ये चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई। अब जब ये रोल्ड की कोड समझ में आ गई तो कुछ इसके ग्रेड भी होंगे हमारे, कुछ क्या होंगे, ग्रेड भी हमारे होंगे। तो ग्रेड के लिए डियर हम यहाँ पे जगह बनाते हुए देखेंगे ग्रेड क्या है। तो ग्रेड के लिए क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, यहीं पे हम जगह बनाएंगे और यहीं पे ग्रेड देखेंगे। ओके डियर, इसको सुखा भी लेते हैं, हम सुखा लेते हैं इसको, हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेड के लिए। तो ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की हम बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील में कौन कौन से ग्रेड हमको मिलते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं हम, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी यहाँ पे, ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। इसके लिए देखेंगे डियर हम, ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील के लिए देखेंगे हम कि हमारे किस टाइप के ग्रेड बन रहे हैं। तो यहाँ लिखिए एक कॉलम में आप ग्रेड और यहाँ पे लिखिए कार्बन परसेंटेज, क्या, कार्बन परसेंटेज। ओके डियर, तो ये चीजें हो गई, हमने ऐसा एक कॉलम बना लिया। जब कॉलम बना लिया यहाँ पे तो हमने देखा कि अब इसकी वैल्यू जो है हमको लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर भी दे दिया, सीरियल नंबर कि कौन कौन से सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कैसे आएगा। ओके डियर, तो फर्स्ट वन हमने देखा यहाँ पे कि FE 410 410 WA। ओके डियर, इसके लिए कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.3%।
अब सेकेंड वन हमने देखा यहाँ पे कि सेकेंड क्या होगा, आपकी जो ग्रेड होगी वो कितनी हुई, FE 410 WB, और ये कितनी आएगी आपकी 0.22%। इसका केवल कार्बन परसेंट आपको एग्जाम में आता है, कार्बन परसेंट ही याद रखना है, और जैसे कॉपर का परसेंट देता है, फ्लोरस का परसेंट, उससे कोई हमको मतलब नहीं है, केवल कार्बन से हमको मतलब है। ओके, और ना ही कोई केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब है, तो फालतू की चीजें मत पढ़ना आप लोग। ओके डियर, Fe 410 WC, इसके लिए कितना होगा आपका कार्बन की मात्रा 0.20%। ओके डियर, तो अब इसके लिए आप वेयर में देखते जाइए कि कौन सी वैल्यू क्या है और किसके लिए बनाई गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डियर कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्या है आपकी, कार्बन की मात्रा इसमें ज्यादा दिख रही है, किसके अकॉर्डिंग, ये ग्रेड सी वाले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो डियर कि यहाँ पे जो है लेस कार्बन है, तो लेस कार्बन जो हमने बताया था आपको, वहां पे ध्यान दीजिए, जब हम कास्ट आयरन पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जो कार्बन की मात्रा अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या इंक्रीज होगा, हार्डनेस इंक्रीज होगी, और क्या होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जब स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो जो उसकी जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी जब डिक्रीज होगी तो वेल्डेबिलिटी, जैसे वेल्ड करते हैं, रोल्ड करते हैं, वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं है, कोई भी नम्य है ही नहीं है, तो क्या है, ये ब्रिटिल है, तो ब्रिटिलनेस उसकी इंक्रीज होगी हमारी। ओके डियर, तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कम है, ग्रेड सी में कम है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये जो है ये मोर डक्टाइल है, क्या है, मोर डक्टाइल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक तरह आप कॉलम बना के यहाँ पे कि मोर डक्टाइल, क्या है, मोर डक्टाइल, और ये क्या है आपका, ये लेस डक्टाइल है, क्या है, लेस डक्टाइल। ओके डियर, लेस डक्टाइल है, ये एवरेज डक्टाइल है। तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि जो आपके ग्रेड होते हैं Fe 410 WA ग्रेड में, उसमें मोर डक्टिलिटी होती है या लेस डक्टिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे कि यहाँ पे लेस डक्टिलिटी होती है, लेकिन अगर यही स्ट्रेंथ पूछ देगा या हार्डनेस पूछ देगी या ब्रिटलनेस पूछ देगा तो क्या बोलोगे आप, मोर होती है। ओके डियर, मोर होती है। तो ये चीजें आप बिल्कुल क्लियर करके चलो क्लास में ही आप। ओके डियर, अभी वेयर में देखते हैं हम कि वेयर में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वेयर में देखिए आप, वेयर में कि आपका क्या है, आपका ये ABCD जो है ABC, तो ये क्या है आपका ग्रेड ऑफ स्टील के क्या है, ग्रेड है आपके। ओके डियर, और आपके ये क्या पता चल रहा है, W क्या पता चल रहा है यहाँ से, W है क्या है आपका, वेल्ड एबिलिटी। ओके डियर, वेल्डेबिलिटी है आपकी कि कितनी वेल्डेबिलिटी होनी चाहिए इसकी, W का, वेल्डेबल या वेल्डेबिलिटी कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वेल्डेबल भी लिख लो आप यहाँ पे, वेल्डेबल भी लिख लो, वेल्डेबल। ओके डियर, ये हो गया आपका। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि Fe 410 तो मैम ने बताया ही नहीं, आइए इसके भी चर्चा करते हैं यहाँ पे। Fe 410 के लिए यहाँ देखेंगे Fe 410, ये क्या है, ये क्या है हमारा, तो इसके लिए हमने देखा यहाँ पे कि ये Fu है। Fu क्या है हमारा, ये है हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके डियर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये हमारी। तो यहाँ चीज हमने इतना चीज देख लिया कि हमारी प्रॉपर्टीज किस किस तरीके से स्टील की होती है। प्रॉपर्टीज जब हमने देखा यहाँ पे, तो और क्या देखा हमने, प्रॉपर्टीज का ग्रेड देखा स्टील की। जब हमने ग्रेड देख लिया स्टील की तो फिर हमको क्या पता चल गया कि ये चीजें होती हैं। इसकी डक्टिलिटी भी यहाँ से क्लियर हो गई, इसकी कार्बन के परसेंटेज के द्वारा इसकी स्ट्रेंथ, ब्रिटिलनेस और आपकी हार्डनेस भी क्लियर हो गई ये चीजें यहाँ से। और आपको आगे देखते हैं हम यहाँ पे जगह बनाते हुए, देखिए यहीं पे लिखते हैं हम, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहीं पे हम एक और कॉलम बनाते हैं और देखते हैं वहां पे कि आपकी यील्ड स्ट्रेस क्या होती है। यील्ड स्ट्रेस आपकी कुछ भी नहीं होती है, जो अब आपका कर्व जब हम पढ़ाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो उसमें आपको डिटेल समझाएंगे क्या होता है। बस यहाँ पे ग्रेड लिख लीजिए,
क्या लिख लीजिए, ग्रेड लिख लीजिए। ग्रेड से आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आप ग्रेड के लिए यहाँ पे नई हेडिंग लगाइए आप लोग यहाँ पे एफ वाई। तो एफ वाई जो है डियर आपका क्या है, ये है आपका यील्ड, क्या है डियर आपका यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस। ओके डियर, ये चीज आपको समझ में आ रही है यहाँ से। और जो एफ वाई की वैल्यू होती है ये क्या करती है, ये किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ मेंबर। तो लिख लीजिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ यील्ड स्ट्रेस के लिए कि यील्ड स्ट्रेस जो एफ वाई होता है वो किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ मेंबर की थिकनेस जो होती है उसके ऊपर ये डिपेंड होती है हमारी। क्या डिपेंड होती है, यील्ड स्ट्रेस हमारी डिपेंडेंट होती है उस पे। तो अब यहाँ कॉलम एक बनाइए, एक यहाँ लिखिए थिकनेस और उसके बाद mm में लिख लीजिए यहाँ पे कि थिकनेस जो है वो mm में है, यहाँ mm में हमारी वैल्यू है थिकनेस की। और आपकी क्या आ रही है, सेकेंड कॉलम में आप लिखिए एफ वाई की वैल्यू किसमें, मेगा पास्कल में। किसमें डियर, मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके डियर, तो ये चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ जैसे कि हम सीरियल नंबर भी दे देते हैं आपको इजिली के लिए, सीरियल नंबर। ओके डियर, इसको अच्छे से लिख दे, नहीं तो आप लोग सीरियल नंबर। ओके डियर, अब यहाँ देखते हैं कि जो थिकनेस हमारी कितनी है, जो थिकनेस हमारी है वो फर्स्ट नंबर पे हमने देखा कि थिकनेस हमारी 20 mm से कम है, 20 mm से कम है तो उसकी यील्ड स्ट्रेस जो होगी वो कितनी होगी, यील्ड स्ट्रेस। तो यहाँ हमने देखा 250 मेगा पास्कल, कितना डियर, 250 मेगा पास्कल होगी इसकी। और सेकेंड वन हमने देखा यहाँ पे कि आपको अगर यही थिकनेस जो मेंबर की थिकनेस जो हम यूज कर रहे हैं, हमने बताया था ना जब स्ट्रक्चरल स्टील हम स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक मेंबर एंड सेक्शन में, दूसरा क्या था आपका, दूसरा था डिजाइन ऑफ कनेक्शन। तो वहां से जो हमारे मेंबर ऑफ कनेक्शन आ रहे थे वो थिकनेस की वो कितनी मोटी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये 20 to 40 mm के बीच में अगर रहेगा यहाँ पे तो 240 मेगा पास्कल आएगा। कितना डियर, 240 मेगा पास्कल आएगा। अगर यही क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर हो जाएगा 40 mm से, तो क्या आ जाएगा यहाँ 230 मेगा पास्कल, 230 मेगा पास्कल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखा डियर हमने कि इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू जी। इसके लिए यहाँ से क्या करेंगे कि जब हम इस परमिजिबल स्ट्रेस पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, परमिजिबल स्ट्रेस में कि केवल ये वैल्यू हमको एफ आई जैसे आपको दिया रहेगा कि आपका सिग्मा 80 जो आपका परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस है तो उसके लिए कितना होता है हमारा 0.6 एफ वाई। तो वहां पे जब हम देखेंगे एफ वाई की वैल्यू तो यही 250 देंगे अकॉर्डिंग टू थिकनेस। अगर थिकनेस आपको एग्जाम में गिवन है तो आप क्या करोगे कि थिकनेस के अकॉर्डिंग आप ये एफ वाई की वैल्यू लोगे। अगर आपको थिकनेस मेंबर की नहीं डिसाइड किया है, नहीं बताया गया है, तो क्या होगा आपका 250 हमेशा आप लोगे, 250 मेगा पास्कल। ओके डियर, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कंफ्यूज हो जाए। एग्जाम में ये वैल्यू आती है कि मेंबर की थिकनेस इतनी है तो इसकी यील्ड स्ट्रेस जो होगी वो कितनी होगी। आपको ऑप्शन में देगा 250, 240, 230 तो, और इनमें से कोई नहीं, तो आपको कितना आ जाएगा 250। ओके डियर, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। आज हमने डियर यहाँ पढ़ा। अगर आपको बहुत अच्छा लेक्चर लग रहा है और वाकई में आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, ओके डियर, बिल्कुल हम एकदम बॉटम से टॉप लेवल तक चल रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया हुआ है हमने स्टील। लेकिन ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं, हम चीजें एक एक धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ये हमारी आगे के चैप्टर में हेल्प करती जाएगी। हम धुआं करके एक एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एकदम क्या कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग ढंग से करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखते चल रहे हैं हम अच्छे से। और उससे जितने भी नंबर आप क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम फटाफट टाइम के अंदर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके उड़ाएंगे एकदम हम लोग। ओके डियर, तो ये चीजें हमने यहाँ से देख ली, सारी वैल्यू यहाँ से देख ली। कैसे आया था हमारा
किस किस तरीके से आया था, और आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो यहाँ से a = 2 × 10⁵ ये वाली वैल्यू आपको लर्न रखनी है, और ये 2 फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं हमेशा के लिए। ये ग्राफ आपको लर्न रखना है कि ग्राफ किस तरीके से आया है आपका, और क्या लर्न रखना है, ये टेबल अपग्रेड ऑफ स्टील वाला जो हमने बताया था वो चीजें, और जो हमने रोल्ड वाला जो किया था उसके लिए नहीं करना है आपको। ओके डियर, तो इतना आपको समझ में आया है, और आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताएंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन आपका कर्व होता क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका इसी टाइप से होता है। इधर आपका क्या होगा, ये इधर आपका इस साइड पे होगी आपकी स्ट्रेन और स्ट्रेस, और इधर क्या होगी आपकी अपसाइलन स्ट्रेन होगी। ओके डियर, तो ऐसे कर्व बताएंगे, उसमें हम बताएंगे कि आपका ओरिजिन क्या होता है, हुक्स लॉ कहाँ वर्क करता है, और आपका प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, इलास्टिक लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, इलास्टोप्लास्टिक लिमिट क्या होती है। अब उसी में वो जो कर्व हम ले आएंगे उसको यूटीएम मशीन, अल्टीमेट टेंसाइल जो हमारी होती है, क्या होती है, यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उस मशीन के थ्रू हम क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे हम। तो उस कर्व के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ऐसा सब कुछ देखेंगे अच्छे तरीके से बिल्कुल निकालेंगे। और आप अगर एक बार कर्व ढंग से पढ़ के आओगे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि यील्ड पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट क्या है, आपका यील्ड प्लेटू कहाँ बन रहा है, अल्टीमेट प्लेटू कहाँ बन रहा है, और नेकिंग जोन कहाँ पे हो रहा है, और नेकिंग किस शेप से हो रहा है आपका, और लास्ट में कितनी स्ट्रेस आपकी बच रही है। ओके डियर, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और डियर, आपके जो ऑफलाइन कमेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आप क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप ये नहीं कि बस अच्छा लगता है तो बस मैम अच्छा लगता है, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। आप अपनी राय जो भी है, अब जो भी आपको समझ में नहीं आती है वो चीजें ऑफलाइन कमेंट में आप दीजिए, जिससे कि हम आपके बातों को जान पाए कि आपके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, ये नहीं ऐसे, तो हम आपको प्रॉपर ढंग से समझा पाएंगे और अच्छे तरीके से, और हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और उससे बूस्टअप मिलती रहती है। उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वो डाउट आपके क्लियर करेंगे और एक नई एनर्जी के साथ आएंगे डियर। ओके डियर, तो हमको पता है कि आप लोग कुछ बच्चे जॉब वाले हैं यहाँ पे और कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसा है कि मजे ले रहे हैं कोरोना में अपना। ओके डियर, तो ऐसा नहीं है, हमको पता है कल से हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उससे हमको डरना नहीं है। उसके लिए एक लाइन मैं बोलती हूँ आपको कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो डियर, हमको हारना नहीं है, बिल्कुल हमको अपने आप से लड़ना है और डेली क्लास में आना है और डेली नोट्स बनाना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स को रिवाइज करते हुए, और जितना कंटेंट क्लियर होता जा रहा है उससे नंबर आप क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर बुक लेके प्रैक्टिस करते रहिए। ओके डियर, हम यहाँ क्लास में कराएंगे, जैसे हम बीच बीच में आपके क्लास में हम बताते रहते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, इस वैल्यू को आपको रटना है, ये वैल्यू को आपको ध्यान देना है, ऐसा हम बताते हैं ना। तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर बुक में, या कोई भी आप ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसमें जरूर आपको मिलेगा। ओके डियर, तो आप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, प्यारे ढंग से एकदम अच्छे से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, और थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।